नमस्कार दोस्तों आज जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा मैंने लिखा है सेंसेक्स में अचानक से 1000 पॉइंट की गिरावट क्यों देखने को मिली। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने मनी कंट्रोल आप कह सकते हैं मनी कंट्रोल में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा। मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर 5 पॉइंट की जहां पे वहां चर्चा की गई है उसके ऊपर चर्चा करूं, प्लस जो Q2 के जीडीपी के नंबर्स आए हैं उसके ऊपर भी। तो मैं बता दूं आपको, इस एक वीडियो में आप अगर अंत तक देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये थकावट, ये गिरावट और जो बड़े जाइंट स्टॉक्स हैं, जो आप कह सकते हैं जाइंट जब मैं कहता हूं जिनका वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा है, इस प्रकार की गिरावट के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाकी जो व्यूअर हैं ये वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत भी धन्यवाद दोस्तों कि आप वीडियो देख रहे हैं, बट अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे दोस्तों, पहली चीज होगी यूट्यूब एल्गोरिदम को ये जाएगा कि भाई हाँ वीडियो देखा जा रहा है। दूसरी चीज ये होगी दोस्तों, वो औरों को रिकमेंड करके जो हमारी चैनल की ग्रोथ होगी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा और हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। अब आते हैं वापस से हमारी एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहला चीज़ यूएस जो फेड है वो आगे वाले समय में किस प्रकार की इंटरेस्ट रेट की नीति रखेगा, इंटरेस्ट रेट घटाएंगे बढ़ाएंगे, ये सब के रिजल्ट हमको कल देखने को मिलेंगे, यानी कि वेंसडे को। और बाजार को मैं हमेशा कहता हूं अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो स्टांस है, जो डेविश स्टांस है दोस्तों यूएस फेड का, अगर वो कहीं ना कहीं चेंज होता दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि नहीं जो हमने कहा था उससे थोड़े से डिफेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं वो हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ये एक वाक्य बाजार को तोड़ने के लिए काफ़ी है दोस्तों। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं यूएस फेड क्या करेगा, इसके कारण बाजार काफी हद तक नर्वस है और बाजार की गिरावट में ये काफी बड़ा योगदान दे रहा है। एटलीस्ट अगर बहुत बड़ी गिरावट कराई तो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटिमेंट को हेल्प जरूर कर रहा है। दूसरी चीज, भारतीय रुपया गिरने से कहीं रुक ही नहीं रहा है। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जब जीते थे, मैंने उस समय जो वीडियो बनाया था मैंने एक बात कही थी, बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमको देखने को मिलेगी वैश्विक बाजार में भी और इंडिया में भी। लेकिन जो एक चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और बार बार ही कह रहे थे, वो है उनके डॉलर के डोमिनेंस के साथ छेड़छाड़। ब्रिक्स करेंसी के जो रिटेलिएशन उन्होंने जो बात कही हम सबको पता है, 100% टैरिफ की वो बात कह रहे हैं। और अपनी जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उसको कितनी ब्रूटली आप कह सकते हैं वो उसको यूज कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हम सबको पता हुआ है दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ रुपये के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। और आज रुपया 1 पैसा और टूट करके 84 रुपीज़ 94 पैसा ऑल टाइम लो में बंद हुआ है। अब कई लोग ये कहते हैं भाई एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा होता है, जी हाँ अच्छा होता है, लेकिन भाई ये सेंटिमेंट के लिए बहुत बुरा होता है। आपकी तो करेंसी लगातार गिर रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एनालिस्ट का ये मानना है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो हैं इसके भागीदार, लेकिन जो भारत सरकार लगातार गोल्ड खरीद रही है, गोल्ड इंपोर्ट कर रही है, इसने भी रुपए की गिरावट में अपना आप कह सकते हैं योगदान दिया है। अब आते हैं तीसरी चीज पे, हैवी वेट्स। निफ्टी हैवी वेट्स में जो लगातार गिरावट है वो हमको देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक आप कह सकते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, एफएमसीजी जाइंट स्टॉक्स हो, आप कह सकते हैं एचयूएल हो, इन तमाम जो गिरावट है दोस्तों ये लगातार देखने को मिल रही है। और मैं हमेशा कहता हूं ये जो स्टॉक्स होते हैं, जो हैवी वेट द ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, ये बाजार की गिरावट में बाजार को रोकने का काम करते हैं। जब यही बहुत बड़े फैक्टर बन जाए आप समझ सकते होंगे प्रॉब्लम कहां पे है दोस्तों। ओके, तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है आपको, इसमें एक और बड़ा हाथ मुझे लगता है वो है हैवी वेट्स का। ये चीज़ें हो गई। अब एक और रीज़न ये है बैंक ऑफ जापान का, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता कि भाई बैंक ऑफ जापान जो 17-18 तारीख को 17-18 है दोस्तों या 18-19 तारीख को है, वो अपनी कह सकते हैं पॉलिसी मीटिंग करेगा और वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है 0.25% से थोड़ा सा बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो उसका भी एक नर्वसनेस है। लेकिन ये तो हो गए पॉइंट गिरावट के। एक और चीज़ दोस्तों
वो है क्वार्टर टू के जीडीपी के नंबर्स। अब निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि भाई जो एक सडन गिरावट आपको देखने को मिली जीडीपी में वो एक ब्लिप था, आपको आने वाले समय जो नंबर्स है वो अच्छे दिखेंगे। और देखिए मैं ये बात को मानता हूँ कि जो क्वार्टर टू के जो जीडीपी नंबर्स आए हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं था। सेंट्रल इलेक्शन के चुनाव आपके, महाराष्ट्र इलेक्शन के चुनाव आपके, जो मॉनसून है वो इतना ज़्यादा इलेबोरेटेड रहा और अनसर्टेन रहा, जिसके कारण ना ही कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट में काम हो पाया। इतने सेंट्रल इलेक्शन और इतने चुनाव थे तो नए नए टेंडर्स आने में भी बहुत समय लगे। ओवरऑल जो पेंटिंग का कार्य था वो भी बहुत हद तक रहा। जो इस बार फेस्टिव सीजन था वो काफ़ी पहले भी आ चुका था। तो ये तमाम चीज़ें मिला करके मैं ये बात श्योर था कि हाँ भाई कमी आएगी। तो ये कारण है कि जीडीपी के जो क्वार्टर टू के नंबर्स हैं वो वाकई में ब्लिप रहे हैं। बट क्या दिसंबर में कोई ऐसे नंबर आने वाले हैं कि जो बहुत चौंक जाएंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी जो जीडीपी के नंबर्स आएंगे दिसंबर में वो कहीं कहीं हद तक मुझे लगता है एक एवरेज से थोड़े से शायद ऊपर आ जाएं, ठीक है। बट मेन जो रहेगा वो रहेगा मार्च का क्वार्टर। मार्च का क्वार्टर मुझे लगता है एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी दोस्तों, लेकिन वो भी हमको देखनी पड़ेगी क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज कह रही हैं कि भाई रूरल में ना डिमांड अभी भी नहीं है, अर्बन में जो डिमांड है वो भी कम है, बट जो रिकवरी शुरू आएगी ग्रेजुअली वो रूरल से आएगी, थोड़ा लेस लाइट आपको अर्बन में आते दिखाई देगा। ये एक सिनेरियो तो नो डाउट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो बात कही जा रही दोस्तों, एक और चीज़ ये है कि जो एसआईपीज हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है, देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से मेरे साथ सेटअप नहीं है, लेकिन मैं बस एक ही बात कह रहा हूँ, अगर एसआईपी के लिए आप सीरियस हैं तो यही समय है एसआईपी को और आगे बढ़ाने का। यही समय है, अगर आप एसआईपी को थोड़ा बढ़ा सकते हो बढ़ा लें, नहीं बढ़ा सकते एटलीस्ट एसआईपी को जारी रखें। भाई एसआईपी आपने इसलिए थोड़ी ली थी कि आप जब ऑल टाइम बाजार हाई रहेगा तब उसमें खरीदारी करेंगे, नहीं। यही जो समय रहता है जहाँ पे बाजार कंसोलिडेट कर रहा हो, जहाँ पर बाजार थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव मूड में रहे, यही सबसे अच्छा समय होता है एसआईपी का। और लॉन्ग टर्म में आपको यही चीज़ फ्रूटफुल रहती है। और आपको पता होगा जो कोविड समय का जो क्रैश आया था उसमें निवेश जितने भी निवेशकों ने अगर एक साल पहले से एसआईपी शुरू की हुई थी और पूरे कोविड पीरियड में लगातार जारी रही, उनको कितना ज़्यादा कितना बड़ा प्रॉफिट हो रखा है दोस्तों। ओके, ये तमाम प्रकार की चीज़ें तो देखिए नो डाउट चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और एक पॉइंट जो मैं शायद भूल गया दोस्तों वो है एफआईआईज लगातार अपना माल बेच रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको याद पता ही होगा अक्टूबर और आप कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर में इवन नवंबर में भी एफआईआईज ने ह्यूज सेलिंग की है। थोड़ी बहुत अच्छी खबर आई थी कि भाई हाँ अब जो आप कह सकते हैं जो गिरावट है वो खत्म हो गई क्योंकि एफआईआईज अब वापस आने वाले हैं, सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन एफआईआईज लगातार ओवरऑल जो सेलिंग की प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है। हैवी सेल ऑफ चल रहे हैं दोस्तों। बीच में थोड़ी बहुत 200-400 कह सकते हैं कुछ करोड़ों की आप कह सकते हैं बाइंग वापस आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये चीज़ को आप समझिए और यही कारण है जो ओवरऑल बाजार में दबाव है आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट क्वार्टर टू के जीडीपी आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों मुझे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।